लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर दूसरी आपको बता दें, चुनाव में ताल ठोक रहे बागियों पर उम्मीदवारों की कार्रवाई। कांग्रेस ने 28 बागी नेताओं पर कार्रवाई की बात कही है। 28 बागी नेता 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं। जिन प्रमुख नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें पूर्व मंत्री राजेंद्र मूलक, याज्ञवल्क्य जिचकर, कमल व्यवहारे, मनोज शिंदे और आबा बागुल शामिल हैं। इसमें से ज्यादातर नेता कई सीटों पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, जिसे पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है और ये कार्रवाई की गई है 28 बागी नेताओं पर। तो महाराष्ट्र में चुनावी शोर के बीच नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है और इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने चुनाव प्रचार के दौरान धमकी भरा बयान दे दिया। आदित्य ठाकरे ने भाईखला में प्रचार के दौरान धोखा देने वाले लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो बर्फ की सिल्ली पर लोगों को लटाएंगे। भाईखला में प्रचार कर रहे थे आदित्य ठाकरे और इस दौरान विवादित बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि कहते हैं कि मंत्री बनेंगे, तुम्हारी सरकार आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो जो लोग हैं जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया, पार्टी के साथ धोखा किया, उन्हें बर्फ के सिले पर लटाएंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में प्रचार के दौरान बीजेपी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच जोरदार जंग चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर शब्दों के तीर छोड़ते हुए नजर आए। उन्होंने दावा कर दिया है कि फडणवीस, मोदी और अमित शाह मिलके बैठ जाए तो भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद और धर्म युद्ध वाले बयान पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी दावा किया कि फडणवीस का सीएम बनने का सपना टूटने वाला है। सुनो देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? तुमने महाराष्ट्र से एक ड्रग पार्क का प्रोजेक्ट आ रहा था 3000 करोड़ का, टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ का महाराष्ट्र को आ रहा था। 1,80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को नहीं आया, गुजरात को चले गया। क्यों? तुम तुम्हारे पप्पा जी से डर गए थे मोदी के? फडणवीस, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम महाराष्ट्र में किधर भी हो, तुम्हारी जबान पर दूल्हे भाई का नाम तो आ गया ना। अब तुमसे मैं कह रहा हूं फडणवीस, तुम्हारी जबान से जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा। जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा फडणवीस, तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाएगी जरांगे पाटिल का नाम लेने से। नहीं बोलेंगे? बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी बोल सकता हूं, दूल्हे भाई है, मेरे भाईजान है, बोलूंगा। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी, ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा, और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। और फिर मोदी क्या समझते कि जो मेरे को मान लिया उन्हें देशभक्त है, जो नहीं माना उन्हें देशभक्त नहीं है। मैं आपको नहीं मानता मोदी जी, क्या करेंगे आप?
और चलिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनावी चैलेंजर्स की। ये वो चुनावी चैलेंजर्स हैं जिनके बयानों ने देश के दूसरे बड़े सियासी सूबे में जबरदस्त घमासान चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र में मतदान में भले ही 9 दिन का वक्त बाकी हो, लेकिन बयानों की धार अभी से बेहद तल्ख हो चुकी है। रैलियों से लेकर रोड शो में एक दूसरे को जमकर चुनावी चुनौतियां दी जा रही है। हालात ये हैं कि अब एक दूसरे पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं और इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। सवाल ये है कि इस चुनावी चुनौतियों का मकसद क्या है? क्या सियासी बयानबाजी से चुनाव का रुख मोड़ा जा सकता है? सियासी बयानबाजी पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मैं कांग्रेस के महाअघाड़ी वाले साथियों को चुनौती देता हूं। उन्होंने चैलेंज किया तो मैंने भी चैलेंज किया। आओ मोदी साहब। मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जाति जनगणना होगा। बटेंगे तो कटेंगे। कोण कापणार आहे? आहे इकडे कोण कापणार आहे? कापणारे तुमच्यामध्ये बसलेत। अभी 15 मिनट बाकी है। सुन लो वैसी छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को चुनौती दी कि 15 मिनट तक राहुल गांधी से सावरकर की तारीफ करके दिखा दो। मैं कांग्रेस के महाअघाड़ी वाले साथियों को चुनौती देता हूं। ये पार्टियां कांग्रेस के युवराज के मुंह से, कांग्रेस के नेताओं से वीर सावरकर के तप, त्याग, बलिदान के कम से कम 15 मिनट रोज अपने भाषण में प्रशंसा करके जरा दिखा दें। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी कि 11 साल में सरकार की 15 गारंटियों पर बहस कर लीजिए। उन्होंने चैलेंज किया तो मैंने भी चैलेंज किया। आओ मोदी साहब, बेंगलोर में एक जगह ठहरेंगे और आपकी गारंटी कितने यशस्वी हो गए। आपने जो कहा था इलेक्शन में, 11 साल में आपने कितने गारंटी दिए थे, उसमें से कितने गारंटी आपने किया। एक और राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं कि संविधान की किताब हाथ में लेकर आमना सामना करके दिखा दो। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए, वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए, उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। अमित शाह राहुल गांधी को अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने वाली चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। उद्धव ठाकरे बीजेपी को बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर चुनौती दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे। कोण कापणार आहेत? आहे इकडे कोण कापणार आहे? कापणारे तुमच्यामध्ये बसलेत, ज्यांनी माझ्या कार्यकर्त्याची बोटं कापलेत। तुम्हाला आता राजकारणामध्ये आम्ही कापणार आहोत। नेताजी आ रहे हैं, नेताजी जा रहे हैं। यहाँ रैली है, वहाँ रोड शो है। एक की चुनौती है, दूसरे का पलटवार है। महाराष्ट्र की हवाओं में इन दिनों ऐसी ही सियासी तपिश है। 10 दिन बाद चुनाव जो होने हैं, कौन जीतेगा, किसे शिकस्त मिलेगी, फैसला 23 नवंबर को हो जाएगा। अभी तो जोर आजमाइश का दौर है। इसीलिए नासिक से लेकर नागपुर तक और मुंबई से लातूर तक चुनावी चुनौतियों की भरमार है। एक तरफ महायुति के सियासी योद्धा हैं, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की पताका थामने वाले नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। हर चुनौती पर दोनों तरफ से जोरदार पलटवार होता है। महाराष्ट्र में चुनावी चैलेंजरों ने कैसे सियासी पारा हाई कर दिया है, जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को ये भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से
युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बाला साहेब की तारीफ करने की चुनौती दी तो गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर दिया। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे। अमित शाह ने मुंबई से उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया तो उद्धव ठाकरे ने नांदेड़ से पलटवार किया। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर चुनौती दे दी। बोले कि शिव सैनिकों को हाथ लगाकर दिखाएं। जब बटेंगे तो कटेंगे ना, मोदी आले तर माझा कुठे कार्यकर्ता त्याला घेऊन जा आणि सांगा की हे बटेंगे तो कटेंगे कोण आहे हा, काय त्याचा गुन्हा, शिवसेनेचं काम करतोय। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में इसी तरह वार पलटवार हो रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के सियासी योद्धाओं के जुबानी तर्कश में जितने तीर हैं सब दागे जा रहे हैं। कांग्रेस भी संविधान के सहारे बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो है सब कुछ जोड़ना। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संविधान के बहाने बीजेपी को घेर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बाबा साहेब के संविधान को खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला से ही कांग्रेस को चुनौती दे दी। मैं आज अकोला की धरती से इस शाही परिवार को चुनौती देता हूं। 75 साल हो गए, उनकी 4 पीढ़ियों ने देश पर राज किया है, लेकिन इस परिवार ने अगर इन पंच तीर्थों की मुलाकात की हो, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी हो, तो जरा देश के सामने रखें। पीएम मोदी और बीजेपी के नेता कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं तो कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने तो पीएम मोदी को आमने सामने बैठकर बहस की चुनौती तक दे डाली। बहस ऐसा टेबल पे हो, वो उधर ठहरे, मैं इधर ठहरूंगा, या नहीं तो मैं उधर ठहरूंगा, वो इधर ठहरे। बहस करूंगा किसकी सरकार अच्छी काम की है, किसकी सरकार गारंटी पहुंचाई है। महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, जुबानी शब्द बाणों का सिलसिला तेज होता जा रहा है। पुणे से चुनौती मिलती है तो नासिक से जवाब मिलता है। महाराष्ट्र के चुनाव में चुनावी चैलेंजर का ये तो ट्रेलर भर है, अभी तो जुबानी वार पलटवार की पूरी पिक्चर बाकी है। तो महाराष्ट्र में इस बार सियासी इम्तिहान बेहद सख्त है। पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला हो रहा है। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सरकार बनने से पहले ही उद्धव ने पाला बदल लिया और इसके बाद पिछले 5 साल में इतनी उठापटक मची है कि सारे समीकरण ही बदल गए। यही वजह है कि इतिहास खंगाला जा रहा है और उसी की आड़ में सवाल पूछे जा रहे हैं, एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। बीस नवंबर के लिए हुंकार, विरोधियों पर वार, वोटर से वादा और फिर से सरकार बनाने का इरादा। महाराष्ट्र के सियासी दुर्ग को साधने के लिए हर पार्टी कमर कस चुकी है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र में चुनावी घमासान बढ़ता जा रहा है। चुनावी चुनौतियों का दायरा भी उसी तरह बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इस देश में
माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। अमित शाह राहुल गांधी को चुनौती उलेमाओं की उस चिट्ठी के सामने आने के बाद दे रहे थे जिसमें ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन के लिए 17 शर्तें पूरी करने की मांग की है। इससे एक दिन पहले भी अमित शाह ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं को चैलेंज किया था। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। अमित शाह ने ये बात तब कही थी जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में बवाल मचा हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री उसी संभाजी नगर में थे जिसके नाम को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। संभाजी नगर में ही असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ने फिर से 15 मिनट वाली चुनौती दी थी। अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उस। 3 दिन पहले संभाजी नगर में अकबरुद्दीन ओवैसी की रैली हुई। रैली में मंच पर बुर्का पहनकर एक महिला आई थी जिसने भाषण के दौरान औरंगाबाद का नाम संभाजी महाराज किए जाने पर विवादित बयान दिया। उसी बयान को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी भाइयों को चुनौती देने में देर नहीं की। सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। अरे काल त्या एमआयएमची सभा झाली आणि त्या सभेमध्ये एक महिला होती, ती महिला म्हणाली ये कौन संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजी नगर हो गया। अरे और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की इस लड़ाई में नए नए नारे और पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही होर्डिंग की लड़ाई लखनऊ से झांसी तक पहुंच गई है। 3 दिन पहले झांसी में बीजेपी की ओर से बटेंगे तो कटेंगे के होर्डिंग लगवाए गए थे और अब समाजवादी पार्टी ने इसके जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे के होर्डिंग लगवा दिए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से झांसी में ये पोस्टर्स लगवाए गए हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे के ये होर्डिंग्स झांसी में लगाए गए हैं और लखनऊ से लेकर झांसी तक कुछ इसी तरीके से पोस्टर वॉर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे तो दूसरी तरफ उसके जवाब में समाजवादी पार्टी का जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो पोस्टर वॉर के साथ साथ यूपी उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि जो अधिकारी उन्हें परेशान करे तो नाम नोट कर लेना, उन्हें आसानी से निपटा दिया जाएगा। लोगों से कहेंगे जो भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के लोग अगर आपका नाम लिखें, उनके नाम आप जरूर लिख लेना और मेरे पास जरूर भिजवाने का काम करें। इन्हें ढूंढेंगे जिन जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, आपको परेशानियां दी, आपके नाम लिखे हैं, आपको डराने का काम किया है, उनको हम ढूंढेंगे और जैसे ढूंढेंगे अगर रिटायर हो गए होंगे तो बहुत आसानी और होगी है बहुत। और यूपी के बाद अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद भी झारखंड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी नाम की कोई चीज नहीं है, नरेंद्र मोदी कौन है। राष्ट्रीय जनता दल बहुत मजबूती के साथ ही हमने दल बनाया
और इंडिया गठबंधन का भी गठन कराया। आज सारे देश और दुनिया भर में इंडिया गठबंधन को सब लोग याद करते हैं और सब लोग इंडिया गठबंधन में करते थे। नरेंद्र मोदी नाम का कोई चीज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी क्या है? ये नरेंद्र मोदी फालतू है। हमारे ताकत के सामने भाजपा कोई ताकत है क्या? तो देखिए, झारखंड में पहले चरण का मतदान आखिरी दौर में है। फाइनल राउंड बीजेपी के लिए प्रचार की कमान पीएम मोदी ने संभाली है। पीएम ने कल 3 जगह मैराथन चुनाव प्रचार किया। रांची में रोड शो के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। हजारों की भीड़ रोड के दोनों तरफ पीएम की झलक पाने के लिए खड़ी थी। करीब 1 घंटे तक रथ पर सवार होकर पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया। शहर के पिस्का मोड़ रातू रोड से होते हुए न्यू मार्केट तक रोड शो चला। रांची के चारों प्रत्याशी पीएम के साथ नजर आए। झारखंड में चुनाव 2 चरणों में है। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होनी है। 81 में से 43 सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होगी। बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल रखी है। रांची से पहले मोदी ने गुमला और बोकारो में रैली की। विरोधियों पर वहां से प्रहार किया। कि बेटियां सुरक्षित हो, आपकी जमीन सुरक्षित हो, इसके लिए यहां भाजपा एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है। इस बार झारखंड जीतने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। बेटी, रोटी और माटी का मुद्दा उठाकर बीजेपी आदिवासी वोटरों को अपने पाले में करने में जुटी है। और इसी कोशिश के तहत चुनाव से पहले ही बीजेपी ने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की घर वापसी कराई। फिर लोकसभा चुनाव से पहले शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को साथ लिया। अब चुनाव से पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को जेएमएम से बीजेपी में लेकर आई। आदिवासी वोट बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले चुनाव में आदिवासी वोट के खिसकने की वजह से ही बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। राज्य की आदिवासी सुरक्षित 28 सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में बीजेपी को 11 सीट मिली थी। 2019 में जेएमएम को 19 सुरक्षित सीटों पर जीत मिली, जबकि 2014 में ये नंबर 13 था। कांग्रेस को 2019 में 6 सीटें मिली थी। 2014 में एसटी सुरक्षित सीट पर खाता भी नहीं खुला था। राज्य में आदिवासियों की आबादी करीब 26% है। बीजेपी को पता है कि सत्ता का सपना देखना आसान है, लेकिन बिना आदिवासियों को साधे ये मुमकिन नहीं है। इसलिए माटी, रोटी और बेटी का मुद्दा उठाया जा रहा है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया जा रहा है। तो बीजेपी ने 2 नारों से चुनाव का पूरा एजेंडा सेट कर दिया है। पहले योगी ने बंटोगे तो कटोगे वाला नारा दिया और अब मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नारा देकर विरोधी कैंप में बेचैनी बढ़ा दी है। पूरा चुनाव प्रचार इन्हीं 2 नारों के आसपास सिमटता जा रहा है। बीजेपी के पिच पर आकर विपक्षी नेता खेल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी को जीत का सेफ फॉर्मूला मिल गया है? हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बांटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की वायरल सफलता के बाद अब चुनावी पिच पर बीजेपी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का टैगलाइन बना दिया है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक इसी पिच पर चुनावी बल्लेबाजी हो रही है। बचिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। माननीय मोदी जी ने संदेश दिलाए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान को इस पोस्टर के जरिए काउंटर किया है। सोशल मीडिया पर राहुल ने लिखा है, मन की बात अब जुबां पर। पोस्टर पर एक हैं तो सेफ हैं लिखा है। पीएम के साथ तस्वीरों में अमित शाह, अजित डोभाल, गौतम अडानी से लेकर सेबी की चीफ तक शामिल हैं। ओवैसी के तंज का अंदाज थोड़ा अलग है। कह रहे हैं कि पीएम एक की बात कर रहे हैं, हम तो अनेक की बात कर रहे हैं।
मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रही है कि बीजेपी की वजह से तो महाराष्ट्र ही सेफ नहीं, इसीलिए उनको बाहर करना है। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक खाई तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेव कर रहे हो? हम सेफ है महाराष्ट्र, और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। इस चुनाव में दो नारों ने पूरे चुनाव का एजेंडा सेट किया है। पहला नारा सीएम योगी का दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बंटोगे तो कटोगे की बात कही थी। दूसरा नारा मोदी का है, जिसमें एक हैं तो सेफ हैं की बात कह रहे हैं। और इन दोनों नारों ने विपक्ष को बीजेपी की पिच पर खेलने को मजबूर कर रखा है। पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया, अब फिर और बांटना चाहते हो। कौन कहता है काटना? किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे। फिलहाल तो चुनावी पिच पर दोनों तरफ से बयानों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं। फिलहाल तो इन नारों ने चुनाव को ध्रुवीकरण के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो महाराष्ट्र चुनाव में उलेमाओं की मांग एमवीए की मुश्किलें बढ़ा रही है। कांग्रेस उलेमाओं के 17 सूत्रीय मांगों से किनारा कर रही है, लेकिन उलेमाओं की एक मांग कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को जम गई। उन्होंने उलेमाओं की मांग का समर्थन किया। ये मांग है आरएसएस पर प्रतिबंध की। सवाल ये है कि क्या इस मांग के जरिए दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को बैकफुट पर डाल दिया है, क्योंकि आरएसएस पर कांग्रेस के महाराष्ट्र वाले सहयोगी कुछ भी बोल नहीं पा रहे। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहने को तो संघ गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इसकी जड़ इतनी गहरी है कि राजनीति के शब्द में समेटना इसके लिए बहुत ही बोना है। जिस महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, उस महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार चरम पर है। और इसी प्रचार के बीच एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर बैन वाला बयान दे दिया है। लिहाजा मैं फिर से पूछ रहा हूँ सर, आप कहते कहते आपने दूसरा उदाहरण दे दिया, क्या आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा महाविकास आघाड़ी सरकार है तो? एक बात यह है, अगर ऐसे प्रमाण होंगे तो सरदार पटेल जी ने भी लगाया था। आप इसकी पैरवी करते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए? देखिए, मैंने तो वो सारे संगठन में जब मुख्यमंत्री था तो मैंने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल दोनों पे रोक लगाने की मांग की थी। दिग्विजय सिंह ने यह बयान उलेमा बोर्ड की लिखी उस चिट्ठी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिया, जिसको लेकर महाराष्ट्र में कांग्रेस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। इस चिट्ठी में आरएसएस पर बैन की मांग की गई है और दिग्विजय सिंह ने इसका समर्थन किया है। में गृहमंत्री अमित शाह के सामने जब इसका जिक्र आया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। न उनकी सरकार आनी है न बंद होना है। 3 प्रयास उन्होंने कर लिए, हर बार संघ और मजबूत होकर बाहर आया। आरएसएस पर बैन वाले कांग्रेस के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के भस्मासुर हैं, वो कुछ भी बोलेंगे तो कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश पर मरने मिटने वाला संगठन है। घटिया शब्द जो दिग्विजय सिंह ने बोले हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बीच चुनाव में कांग्रेस की तरफ से आरएसएस पर बैन की मांग उठी है, वो भी तब जब कांग्रेस का उद्धव ठाकरे की शिवसेना से गठबंधन है।
असल में कहानी यह है कि उलेमा बोर्ड की एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें आरएसएस को बैन करने सहित 17 मांगे रखी गई हैं। दावा यह है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले उलेमा बोर्ड के सदस्यों से मिले, जिसमें उन्होंने उलेमा बोर्ड को उनकी मांगे मानने का भरोसा दिया। वैसे कांग्रेस ने इस चिट्ठी को खारिज कर दिया है। लेकिन चुनावी माहौल में बात निकली है तो बात आगे बढ़ गई है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के नेता आरएसएस के खिलाफ बोलते रहते हैं। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक आरएसएस की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। अब बात बैन की उठी है तो बीजेपी ने आक्रामक तरीके से पलटवार किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मुख्य शूटर शिव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में शिव कुमार की अहम भूमिका बताई जा रही है। शिव कुमार ने पूछताछ में बताया कि पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने बताया कि वो और धर्मराज कश्यप एक ही गांव के रहने वाले हैं। वो पुणे में स्क्रैप का काम करता था। शुभम लोनकर और उसकी दुकान आसपास थी। शुभम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। उसने स्नैपचैट के जरिए उसके भाई अनमोल बिश्नोई से बात कराई। उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या के एवज में 10 लाख के साथ हर महीने पैसे देने का वादा किया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए हथियार, मोबाइल और सिम शुभम लोनकर और यासीन अख्तर ने दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आपस में बात करने के लिए तीनों शूटर्स को नए सिम और मोबाइल भी दिए गए थे। तो चुनावी नारों और भाषणों के बीच अब बीजेपी ने एक है तो सेफ है का विज्ञापन दे दिया है। तो एक तरफ तो पोस्टर वॉर लगातार जारी था जिसमें तमाम जो बयान थे, बयानबाजी थी वो की जा रही थी, और अब इन भाषणों के बीच और चुनावी नारों के बीच एक है तो सेफ है का विज्ञापन दे दिया गया है। ये तस्वीर भी आप देखिए, एक है तो सेफ है का ये विज्ञापन बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। भाषण के बाद अब बीजेपी का ये विज्ञापन, जिसमें आप देख सकते हैं एक है तो सेफ है, जिस नारे की गूंज हर चुनावी राज्य में इस वक्त देखी जा रही है, बीजेपी की ओर से जिसका जिक्र किया जा रहा है। और सूरज इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। सूरज, अब तक तो सिर्फ नारों में ही हम एक है तो सेफ है का जिक्र सुन रहे थे, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अब तक हमने प्राइम मिनिस्टर के भी भाषण में सुना है कि एक है तो सेफ है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी इसी चीज को घुमा फिरा के कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। लगातार इसी पर महाराष्ट्र की राजनीति दिखाई दे रही है। अब तक भाषणों में था, लेकिन अब आधिकारिक रूप से आप देखिए कि विज्ञापन में बाकायदा इसका जिक्र किया गया है। बीजेपी के कार्यालय से विज्ञापन अलग अलग बारों में छपवाया गया है। इसमें ये बोला गया है कि एक है तो सेफ है। आपने नोटिस किया होगा, एक ये जो शब्द लिखा हुआ है उसके अंदर कई सारे धर्म के लोगों के क्या कहते हैं उसे की टोपियों का जिक्र है। उसमें आप देख रहे होंगे अलग अलग विचारों के टोपी आपको दिखाई देंगे। उसमें एक धर्म की टोपी मिसिंग भी ऐसा नजर आ रहा है। हालांकि ये आज दिन भर बड़ा चर्चा का विषय रहने वाला हो सकता है। आज जो महाविकास आघाड़ी के लोग हैं इस पर जरूर टिप्पणी करेंगे, लेकिन अब बीजेपी ने ये जो बीजेपी का ये जो एड मुहिम है, ये अब साफ करता है कि बीजेपी का जो आगे का एजेंडा होगा वो एक है तो सेफ है पर होगा। बिल्कुल, कितना फायदा इससे मिलता है चुनाव में बीजेपी को, ये भी देखने वाली बात है। सूरज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।